टॉप 5 मिड कैप फंड्स ऑफ इंडिया। दोस्तों देखना, अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो उसकी जो मिड कैप कंपनीज हैं वो जो है जब लार्ज कैप बनेंगी तभी भारत जो है प्रोग्रेस करने वाला है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सेट क्रिएट होता है जब आप मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और आज वही मैं आपको बताऊंगा कि मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, क्या रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर इन्वेस्ट करके, पास्ट में क्या रिटर्न्स आए हैं उसके, उन्होंने लार्ज कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से कैसा फेयर किया है, कैसा रिजल्ट लेके आए हैं। और उसके साथ साथ एंड में हम देखेंगे कि 5 वो कौन से मिड कैप फंड्स हैं जो 2025 में आप अपने निवेश के लिए ले सकते हैं। आप जानते हैं मैं हमेशा आपके साथ मिलके जो है वो फंड्स आइडेंटिफाई करता हूं, तो आज भी वही करूंगा, आपके साथ मिलकर वो फंड्स को आइडेंटिफाई करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। लेके आया हूं एक पावरफुल वीडियो जिसमें हम 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी में, जो आप 2025 में जिसमें आप निवेश कर सकते हो। वीडियो को इसके लिए आपको एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसी रही है जीडीपी की। तो पहले अगर आप यहां देखें तो फर्स्ट ट्रिलियन यूएसडी जोड़ने में इंडिया को 58 ईयर्स लगे। 58 साल में भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 0 से $1 ट्रिलियन पहुंची। पर अगला $1 ट्रिलियन जो आया वो आया 7 इयर्स के अंदर। इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। मैं बार बार कहता हूं कि पहला 1 करोड़ हार्ड होता है, इसी तरह पहला 1 ट्रिलियन भी हार्ड था, उसके बाद वो इजी हो गया। अगला 1 ट्रिलियन जो जुड़ा उसमें भी 7 ही साल लगे, तो 7 इयर्स के अंदर 3rd ट्रिलियन भी आ गया। और उसका अगला जो था चौथा $4 ट्रिलियन था, यानी अगला $1 ट्रिलियन जो जुड़ा वो जुड़ गया मात्र 3 साल के अंदर। और अगला $1 ट्रिलियन भी ये अपेक्षित किया जा रहा है कि अगले 3 साल के अंदर जुड़ जाएगा, यानी 2027 तक वो जुड़ चुका होगा। और जो $6 ट्रिलियन यानी कि उसका अगला $1 ट्रिलियन जो है वो जुड़ेगा सिर्फ अगले 2 साल के अंदर। तो यानी भारत की अर्थव्यवस्था FY 2030 तक करीबन 6 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगी, जो कि आज करीबन $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो अगर आप एक 10 ईयर पीरियड देखें तो जो ब्लू लाइन है वो बताती है कि निफ्टी 100 यानी कि निफ्टी लार्ज कैप जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए डाले होते तो 10 साल बाद आपके पास हो जाते 4.2 लाख रुपीस। यही अगर आपने ग्रे लाइन यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में डाले होते तो वो 1 लाख रुपए बन जाता 4.8 लाख रुपीस। पर यही अगर आपने निफ्टी मिड कैप के वो जो 150 स्टॉक्स हैं उसमें डाले होते तो ये बन जाता 1 लाख का 6,30,000 रुपए। अब आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिड कैप जो कंपनीज हैं भारत की टॉप 100 के बाद जो अगली 150 कंपनी है उन्हें मिड कैप कहा जाता है। अगर आप मिड कैप कंपनीज का कंट्रीब्यूशन देखें तो मिड कैप कंपनीज टोटल मार्केट कैप में 18% का कंट्रीब्यूशन रखती हैं। और जो स्मॉल कैप कंपनीज है जो 4,000 से भी ज्यादा है उनका भी मार्केट कैप पे कंट्रीब्यूशन 18% ही है। तो यानी ये जो 150 कंपनीज हैं ये सॉलिड पावरफुल कंपनीज है, कोई हल्की वल्की कंपनीज नहीं है। और आइए देखते हैं वो 150 कंपनीज में कौन सी पावरफुल कंपनीज है। अगर आप एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल और कंस्ट्रक्शन व्हीकल में देखें तो अशोक लीलैंड, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, ये मिड कैप कंपनीज हैं, ये लार्ज कैप कंपनीज नहीं है। अभी कैपिटल मार्केट्स में देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, CDSL, ICICI सिक्योरिटीज, केफिन टेक्नोलॉजीज, ये सारी कंपनीज जो है अभी भी मिड कैप कैटेगरी में है। एंटरटेनमेंट में देखें तो नजारा टेक्नोलॉजीज जिसमें कामत ब्रदर्स ने पैसा डाला है, PVR जहां आप मूवी देखने जाते हैं, और जी एंटरटेनमेंट जैसे चैनल्स भी अभी भी मिड कैप है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में देखें तो आपका अपना पेटीएम, पॉलिसी बाजार, इन्फीबीम एवेन्यूज, ये सारे अभी भी मिड कैप है। आईटी सर्विसेज में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वैसे L&T वालों का भी बहुत वो चल रहा है 90 घंटे। आप तो कहीं काम नहीं करता, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सायंट, एफ्ले, ये सारी कंपनीज आईटी सर्विसेज में अभी भी मिड कैप है। मिनरल्स और माइनिंग में NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो वन ऑफ द बिगेस्ट PSUs है, वो भी अभी मिड कैप है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे AI इंजीनियरिंग, APL अपोलो ट्यूब, जिसकी ग्रोथ मोर देन 5 टाइम्स हुई है पिछले 5 साल में, वो भी अभी भी, भारत फोर्ज अभी भी मिड कैप में ही कहलाई जाती हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में कोचिन शिपयार्ड, हनीवेल ऑटोमेशन, HLE, ग्लासकोट, ये सारी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी तो हैं पर अभी भी ये मिड कैप कैटेगरी में कहलाई जाती हैं। अब आप एक कंपनी की लाइफ साइकिल को समझते हैं तो जब वो स्मॉल कैप होती है तो वो आइडिएशन फेज में होती है, इमर्जिंग कंपनीज होंगी, उसकी ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगी, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां पे कंपनियों की डेथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पर मिड कैप आते आते जो है वो एक्सपेंशन फेज में आ जाती है कंपनी, वो वेल्थ क्रिएशन के स्टेज में आती है, उसकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल होती है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो चुका था क्योंकि वो भारत की टॉप 100 के बाद की अगली 150 कंपनीज है। और मैच्योर फेज जो लार्ज कैप्स है, ऑब्वियसली वहां पे स्टेबल ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा तेजी से पैसा नहीं ग्रो होता, वहां सिक्योरिटी ज्यादा होती है पर ग्रोथ कम होती है। अगर आप रिस्क रिटर्न पर्सपेक्टिव पे देखें तो सबसे कम रिस्क होता है लार्ज कैप में, पर ऑब्वियसली उसका रिटर्न्स भी सबसे कम होता है। फिर आता है लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें लार्ज और मिड कैप दोनों जोड़ दिया जाता है, उसमें भी रिस्क कम होता है पर रिटर्न भी कम होता है। मल्टी कैप, जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों आ जाता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है पर रिटर्न बढ़ जाता है, रिटर्न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फ्लेक्सी कैप, जिसमें फंड मैनेजर ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से फंड में पैसा डालना है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है पर रिटर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोकस्ड का मतलब होता है कि जिस तरीके से कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, यानी कि आप समझिए फार्मा, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर,
बैंकिंग, फाइनेंस, तो वो हो गया फोकस्ड। और अगला होता है मिड कैप। तो मिड कैप में आप देखेंगे कि रिस्क लेवल पे मिड कैप काफी ज्यादा है, बट रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज भी कम है, जो आगे हम समझेंगे। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया है कि मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में अगर रहेगा तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स जरूर जनरेट करके दे सकता है। अब मिड कैप किसको लेना चाहिए? मिड कैप उस व्यक्ति को लेना चाहिए जिसका टाइम होराइजन लंबा हो। अगर आप सिर्फ 2-3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो मिड कैप से बहुत दूर रहिए, क्योंकि ये वॉलेटाइल सेगमेंट है। बट अगर आप निवेश कर रहे हैं 7 साल, 10 साल, 15 साल के व्यू से, तो डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप का म्यूचुअल फंड डाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न आएगा, कौन सा म्यूचुअल फंड डालें? तो आइए साथ में सिलेक्ट करेंगे हर बार की तरह। तो आइए देखते हैं स्क्रीनर के थ्रू। यहां पे मैं स्टार्ट स्क्रीनिंग करता हूं, और स्टार्ट स्क्रीनिंग करके मैं जाता हूं इक्विटी कैटेगरी के मिड कैप फंड्स में, क्योंकि आज हम मिड कैप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मिड कैप फंड्स आ सकते हैं। तब तक आप जो है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कॉमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट मिड कैप फंड है, अगर आप पहले से मिड कैप इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे 29 रिजल्ट्स आए हैं। अब हम इसमें फिल्टर्स जोड़ देंगे, तो फिल्टर्स पे आते हैं, और फिल्टर्स पे आके हम चेक करेंगे। आपको पता है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न। अब 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न में इसलिए लेता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि रोलिंग रिटर्न बेसिस पे सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया है। रिस्क के पैरामीटर में हम देखते हैं कि ड्रॉडाउन सबसे ज्यादा किसने दिया, यानी मैक्सिमम ड्रॉडाउन किसका है, और रेशियोज में हम शार्प्स रेशियो को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उसके साथ साथ हम यह भी देखना चाहते हैं कि 5 और 10 साल के होराइजन में भी इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। दो हम थोड़ा 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न को ज्यादा वैल्यू देते हैं, पर फिर भी जस्ट फॉर लुकिंग एट द डेटा हम ये सब चीजों को भी तवज्जो देंगे, इस पे भी इवैल्यूएट करेंगे। तो ओके गाइस, ये आपके सामने आ चुका है। आप एक रेशियो जानते हैं, मैं भी देखना पसंद करता हूं, वो है रिटर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस रेशियो, कि भाई मैंने कितने 3 साल के रिटर्न्स बनाए और मैं उस चीज के लिए एक्सपेंस रेशियो कितना दे रहा हूं। तो ये भी मेरे को देखना बहुत पसंद है, ये रेशियो भी, और इसको मैं कॉपी करके सारे म्यूचुअल फंड्स पे लगा देता हूं। ये जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना अच्छा है, बिकॉज कम से कम खर्चा करके मैक्सिमम रिटर्न्स लाने हैं। आपको पता है स्टेप नंबर 1 है कि जो भी फंड ने 3 साल नहीं गुजारे हैं मार्केट में, उनको हम जो है बाहर कर देंगे। तो जो भी फंड्स हैं ये हमने बाहर कर दिए, हमने वो हटा ही दिए। तो अगर आप देखेंगे अब 29 की जगह रह गए हैं करीबन 25 फंड्स। सेकंड है, अब हम इनको ऑर्गेनाइज करेंगे अपने 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम क्या करेंगे, इसमें से 1 2 3 4 5 हम ऐसे 10 फंड सिलेक्ट कर लेंगे जो रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और बाकियों को हम कर देंगे बाय बाय। तो इन सारे फंड्स को हम यहां से कर देंगे डिलीट। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 10 फंड्स, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप देखें ये है रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे। यहीं पे हम शार्प्स रेशियो को भी देखना चाहेंगे। तो जो भी शार्प रेशियो 1 से नीचे है, हम 1 से नीचे का शार्प रेशियो नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? उसका रीजन ये है कि शार्प रेशियो आपको बताता है कितना रिस्क लेने पे कितना रिटर्न बना है। तो मेरा रिटर्न एटलीस्ट 1 टाइम तो बने, कि 1 यूनिट रिस्क का अगर मैं 1 यूनिट रिस्क लूं तो 1 यूनिट रिटर्न तो बनना चाहिए। तो इसीलिए मिनिमम हम शार्प्स रेशियो को 1 रखते हैं। तो हम यहां पे वही फंड्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका शार्प्स रेशियो ग्रेटर देन 1 है। तो बचे हुए 2 फंड्स निकल गए। इसमें भी हम देखना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा कितने हैं। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा शार्प्स रेशियो जो आया है यहां पे, अगर आप देखें तो ये इसमें अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दूं कि पर यूनिट रिस्क रिटर्न क्या रेशियो रहा है, तो आप उसके हिसाब से देखेंगे तो यहां ये पर्टिकुलर वे में ये अरेंज हो जाता है। पर हम क्या करते हैं, हम शार्प्स रेशियो 1 के बाद मोटा मोटी ये मानते हैं कि सारे फंड्स अच्छे हैं। तो अब यहां पे हम टॉप 5 फंड्स देखेंगे रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे। तो ये 5 जो हैं टॉप 5 फंड्स बन रहे हैं रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे। अब अगर मैं बाकी 3 फंड्स को यहां से उड़ा देता हूं, और अब ये बचे मेरे फंड्स। तो गाइज ये वो 5 फंड हैं जिन्होंने 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे मिड कैप कैटेगरी में धमाल मचा के रखी है। इसमें अगर आप देखें तो सबका शार्प रेशियो भी 1 से ऊपर है, यानी कि सबने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डेफिनेटली दिए हैं। तो नंबर 5 पे आप देख सकते हैं एडलवाइस का मिड कैप फंड है, जिसका AUM है 8667 करोड़, और इसका 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न है 29.38%। नंबर 4 पे अगर आप देखें तो आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसका AUM बहुत बड़ा है 35,000 करोड़ के आसपास, और इसका 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न है 30%। तीसरे नंबर पे आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका AUM बहुत बड़ा है करीबन 78,000 करोड़ है, और 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न है 30.76%। नंबर 2 पे आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड, जिसका AUM छोटा है 3,500 करोड़ है, बट कम एक्सपेंस रेशियो पे ज्यादा रिटर्न्स दिया है इसने, करीबन 30.8% का इसका 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है। और टॉप परफॉर्मिंग फंड जो है इसमें वो आता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जिसका AUM भी बहुत अच्छा है करीबन 26,500 करोड़, और 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न इसका 38.49 है। और अगर आप देखें कि 3 ईयर कैटेगरी में और 5 ईयर कैटेगरी में भी इसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सबसे अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए। तो लॉन्ग टर्म में मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है उसने बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। AUM अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो कंट्रोल्ड है, और उसके साथ साथ आपका 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न भी अच्छा है। तो इन 5 फंड्स में से कोई भी फंड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसमें
इसमें पैसा डालना चाहते हैं, मिड कैप की अपनी जर्नी को चालू करिए थोड़े कैपिटल के साथ। अगर आप समझिए महीने की 20,000 की एसआईपी कर सकते हैं, तो उसमें जो लॉन्ग टर्म पोर्शन है, समझिए उसमें से 4,000 रुपए का लॉन्ग टर्म पोर्शन है, तो उस 4,000 रुपए में आप मिड कैप फंड्स खरीद सकते हैं। क्योंकि मिड कैप को लॉन्ग टर्म के ही व्यू पॉइंट से देखना, लॉन्ग टर्म में आपको मिड कैप एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन करके दे सकता है, क्योंकि मिड कैप वाली कंपनीज जो हैं वो आगे जाके लार्ज कैप कंपनीज बनने वाली हैं। तो भारत बढ़ता रहेगा, मिड कैप कंपनीज बढ़ती रहेंगी, लार्ज कैप होती रहेंगी, तो उसमें आप जरूर निवेश कर सकते हैं। इस सब पे मैं और भी वीडियो बना चुका हूं, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, काफी कैटेगरीज पे, मल्टी कैप पे, फ्लेक्सी कैप पे बना चुका हूं। और किस पे बनाऊं ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी ज्ञान ले पाए कि भाई कौन सा मिड कैप फंड है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।